हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर आज 8 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम टेस्ट सीरीज जो है 8 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीएसएससी में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो आपको निश्चित ही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बना लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम 2 आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको जीके और जीएस का जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, आप उसको लगाएं और लाभान्वित हो। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूँकि यहाँ पे बोला है कि इनमें से किस देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिक्किम की सीमाएं जो हैं चीन से भी, नेपाल से भी और भूटान से भी लगे हुए हैं। बात कर ले मिजोरम की, तो मिजोरम की सीमाएं जो है आपको ध्यान रखना है म्यांमार से लगा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है चीन और म्यांमार दोनों से लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कोरेनु हम्पू। याद रखेंगे ये कहाँ का शतरंज है, तो ये है ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप है ये, तो याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा, बिहार से संबंध रखने वाले हैं, याद रख लेंगे। रवि सिन्हा का किस विभाग के प्रमुख बनाए गए हैं, तो ये बने हैं, रवि सिन्हा जी बने हैं रॉ के प्रमुख, याद रखेंगे। रॉ जो है एक गुप्तचर एजेंसी है, और इससे बात कर लेते हैं हम अगर सीआईबी के, तो आपका सीबीआई का जो प्रमुख है प्रवीण सूद है। और उसके बाद बात कर ले अगर हम आईबी का, तो आईबी का जो प्रमुख है, याद रखेंगे, तपन कुमार डे का। वही बात कर लेते हैं रॉ का, तो रॉ को अभी बता दिए हैं, रवि सिन्हा है, और रॉ से रॉ और रॉ से रवि, ऐसे याद करेंगे। और बात करें एनआईए के, तो एनआईए के प्रमुख दिनकर गुप्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे बोला है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात कर ले, तो राजस्थान सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के बाद आता है आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी। तो यहाँ पे यूपी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बोला है कि 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो मदर लैंग्वेज जो अवार्ड है ये डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं मदर लैंग्वेज की, तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और हमारा जो मदर लैंग्वेज है हिंदी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात करें तो 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चाबहार बंदरगाह जो है आपको ध्यान रखना है, ये ईरान में स्थित है। बात कर लेते हैं ग्वादर की, तो ग्वादर आपका पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा की बात करें तो श्रीलंका में है। रोटरडैम की बात करें तो नीदरलैंड में है। विक्टोरिया बंदरगाह की बात करें तो यह आपका हांगकांग में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं। 7 देशों में आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ बोला बिम्स्टेक का सदस्य है, तो बिम्स्टेक का सदस्य सिर्फ श्रीलंका यहाँ दिख रहा है, ये सब में से कोई नहीं है। सी हो जाएगा एक्यूरेट आंसर।
अगला प्रश्न आपसे बोला है कि किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गया? तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में है यह लहोनक झील, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसमें भयंकर बाढ़ आ गया था, इस बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिए जाते हैं? तो इसके एक्यूरेट आंसर हो जाएगा हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर दिए जाते हैं। अगले प्रश्न है आपका, बात कर लेते हैं थोड़ा इन भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की। तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था ये 1983 में हुआ था और 1992 में यह पुरस्कार पत्रकारिता, जन संचार श्रेणी, महिलाओं को मुद्दों से संबंधित श्रेणियों में दिया जाने लगा है। अगला प्रश्न है आपसे बोला है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है यूथ हंट है। और बात कर लेते हैं कि यूथ हंट की, तो यूथ हंट संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव हुए थे और ये म्यांमार से हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था, इस बात की भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे बोला है कि असलम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं आपको ध्यान रखना है, विकास स्वरूप इसके लेखक है। और विकास स्वरूप, और इस फिल्म के निर्देशन की बात करें तो डैनी बॉयल है निर्देशक, इस बातों को ध्यान रखना है। भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड द्वारा स्थापित 1952 में हुई थी, अर्थात भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपका 12। प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुई संधि युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है। मतलब कौन सा चीज़ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघी मेला। पंजाब सरकार के द्वारा माघी मेला आयोजित किया जाता है और यह जो है गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में हुए वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धा के प्रति किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये इसका इकलौता राज्य बिहार है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत अगर पूछ दिया जाए आपसे तो 7 जनवरी 2023 को हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और साथ में 2 अक्टूबर 2023 को यह प्रकाशित हुआ है, 2 अक्टूबर 2023 को यह प्रकाशित हुआ है, इस डेट को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 की जारी हुई हुरून रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज द हीरो के 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो भारत की ओर से जो आधिकारिक रूप से चुना गया है ये मलयालम भाषा के फिल्म को चुना गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका मैथ का है। चूँकि मैथ का सवाल हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यदि आपकी डिमांड हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपको जीके जीएस का जो है करेंगे और मैथमेटिक्स जो है हम ऑफलाइन करा रहे हैं। यदि आपको चाहिए तो हम ऑनलाइन भी कर देंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 31 है। देखिए 31 में बोला है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था 1904 में हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा है 1899 से 1905, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी
1905 में यह बंगाल विभाजन की घोषणा किए थे। याद रखेंगे पुलिस सुधार अधिनियम भी फ्रेजर आयोग गठित किया गया था कर्नल के काल में 1902 में। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह कथन जो दिया था, याद रखेंगे, ये श्री नारायण गुरु ने दिए थे। एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर की बात कहे थे श्री नारायण गुरु। 1888 में केरल में अरबी पूरम आंदोलन प्रारंभ किए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। अरबी पूरम आंदोलन की पृष्ठभूमि बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन के रूप में शुरुआत हो गई। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बोला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या को विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या को विश्लेषण करने के लिए किया गया था। सैडलर आयोग डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस हम लोग मनाते हैं। तो प्रत्येक 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर प्रतिवर्ष शांति दिवस भी के रूप में भी मनाए जाते हैं। 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ना 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो पोलो खेल का जो उद्गम स्थान है वो मणिपुर है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मणि एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर राज्य की स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गली गोपुरम कहा जाता है। गली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गली गोपुरम का जो अर्थ है पवन का मीनार। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गोपुरम का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। इस बातों को ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रवेश द्वार गोपुरम का अर्थ है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह मंदिर तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो याद रखेंगे इसका एक्यूरेट आंसर महाराष्ट्र में है। जो सबसे बड़ा जल संग्रह जो है ना महाराष्ट्र करती है। अगला प्रश्न बात कर ले गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी जो है ना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। इसे वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। गोदावरी नदी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए एक प्रचुर भंडार है। पोचमपाद एवं जैकवारी इस नदी पर विद्युत परियोजना है। आगे बात कर लेते हैं 38 की। तो 38 नंबर जो बोला है कि पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातु की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान है? तो बात कर लेते हैं लौह धातु की। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पर लौह धातु है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है बात कर ले कि धातु के रूप में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से सबसे अगर अधिक तत्व वाला पूछेगा तो ऑक्सीजन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो 46% से ऊपर है। वही बात कर लेते हैं सिलिकॉन दूसरे स्थान पर तत्व के रूप में दूसरा स्थान सिलिकॉन का है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम अगर धातु के रूप में पूछा जाए तो पहला स्थान एल्युमिनियम का है, दूसरा स्थान आपको लोहा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है?
तो प्रजनन दर की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर है आपको ध्यान रखना है ये बिहार का है। बिहार में सबसे ज़्यादा है। हालांकि मेघालय का प्रजनन दर इससे भी अधिक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेघालय नहीं है, तो यहाँ बिहार का प्रजनन दर 25 पॉइंट समथिंग है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सॉरी 25 पॉइंट समथिंग नहीं, बिहार में जो प्रजनन दर है वो 2.2 है। हालांकि ये 2.2 से घटकर 2 हो गया है, तो लेकिन बिहार का प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं कि वस्तु के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो याद रखेंगे इसे व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे बात करें शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो 1545 में हुआ था, 1545 में। दोस्तों यदि आप मुग़ल प्रशासन को कमांड करना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है बना हुआ है, मुग़ल प्रशासन, पूर्ण मुग़ल प्रशासन करके। कम समय में ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को समाहित किया गया है, अधिक से अधिक नॉलेज देने का प्रयास किया गया है। तो आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। साथ में सल्तनत काल भी 1.5 घंटे का बनाया गया है, तो आप सल्तनत काल भी देख करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो पूर्वोत्तर से जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो रानी गाइडिनलू थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत से भाग ली थी। भारत के पूर्वोत्तर मणिपुर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व यदुनाग के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसे बाद में रानी गौदेलू ने संभाला था। यदुनाग के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 43 है। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है। तो बात कर ले सिकंदरा का, तो सिकंदरा जो है ये आपको अकबर के मकबरा से जुड़ा हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अकबर का जो मृत्यु हुआ था वो 1605 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अकबर के मकबरे का निर्माण 1605 में ही किया गया था। 1605 में ही अकबर के मकबरे का निर्माण किया गया था। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से विख्यात अरुणा असफ अली है। इस बातों को ध्यान रखना है। अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। अरुणा असफ अली जो है 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी 1925 के अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय बनी थी। इस बातों को ध्यान रखें। सरोजनी नायडू, अगर बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू जो है ना ये कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। अरुणा असफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और उषा मेहता जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण कार्यक्रम में भाग ली थी। तो इस तरह से इन सभी का नाम याद रखना है। आगे बोला है किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। तो मिट्टी की उत्पादकता जो बढ़ाती है वो दालहन फसलें जो है ना मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 61 होगा। 61 में चलते हैं। चूँकि ये सब मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार सबको बता दे रहा हूँ कि आप किस तरह से हल करेंगे। ये देखिए, अगर आप हल करना चाह रहे हैं तो आप हल कर लेंगे। हम आपको ये सारी चीज़ बता दे रहे हैं। देख लीजिए ये सारे प्रश्न हैं और प्रश्नों को आप आसानी से हल करने का प्रयास कीजिए। आसानी से पॉज करके वीडियो को आप हल कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि पहचानने की निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है।
तो सही कथन को पहचानना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो सही कथन है वो आपको है 1 2 3 सही है। अर्थात बोला है कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय जो है ना भरतपुर में है, ये भी सही है। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो इंदौर में है, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही है। यहाँ एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ये, राज्यसभा के बाहर सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बाहर सदस्य को राष्ट्रपति ही नामित करते हैं। इसमें बोला है राज्यसभा सभापति द्वारा नामित किया जाता है, नहीं। 15 सदस्य प्रधानमंत्री करते हैं, नहीं। ये सारे गलत है, इस तरह से ध्यान रखें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे, याद रखेंगे, RK शनमुगम शेट्टी हुए, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने थे। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए RBI के गवर्नर के विषय में तो CD देशमुख थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो जगजीवन राम का नाम आता है, तो जगजीवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है, TNM कृष्णाचारी का नाम आता है। तो ये सब प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। आगे बोला गया है कि सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था। तो सुगौली की संधि 1816 में जो है ना गोरखों के बीच हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रश्न नंबर जो होगा आपका 65 में बोला है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है वो आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो पोलैंड की मुद्रा का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, पोलैंड के मुद्रा का नाम जोल्टी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। तो सिंधु लिपि जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, सिंधु लिपि। अगले प्रश्न है आपका कि 1886 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी, ये बात आपको से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में जो है लोकतंत्र को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पुनरुद्धार और विकास के लिए समिति बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका है सुमेलित करना है। सुमेलित कौन सा सुमेलित होगा। तो याद रखिएगा इसका जो सुमेलन होगा बोला सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है वो आपको ध्यान रखना है कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था। साक्षरता भारत मिशन आया था 2009 में, साक्षरता भारत मिशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जो हुई थी वो 1987 में हुआ था और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत 1988 में हुआ था। तो इस तरह से आप देख लीजिए 3 4 1 2 किस में लिखा हुआ है 3 4 1 2। तो 3 से शुरू होने वाला मात्र एक ही है, इसका आंसर आसानी से हम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी शामिल किसे नहीं किया जाता है ये पूछा है। तो शामिल ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक वाला को शामिल किया जाता है। जन्म के समय संभावित आयु को शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आयु को शामिल किया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मिलान करना सुमेलित है। तो सुमेलित करना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 में ही हुए थे। सुमेलित है
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से शुरू हुए थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, ये आपको 92 में हुआ था, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 में हुआ था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 1 2 1 2 4 3 4 3 1 2 4 3, इसमें 1 2 4 3 है, तो इस यहाँ जो हो जाएगा 1 2 4 3, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो रोलिंग प्लान की जो सुझाव है वो जी मिडरल के द्वारा, गुन्नार मुड्रल जिसको कहते हैं, इसके द्वारा दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा याद कर लेंगे, जवाहर रोजगार योजना जो आया था वो 1989 में आया था, 89 में आया था। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री रोजगार पूछेगा तो 1993 में आया था, और यदि भारत निर्माण योजना पूछेगा तो 2005 में आया था। तो इतना बात को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, कथन किनका है। तो यह कथन जो है आपको ध्यान रखना है, ये कथन अरविंद घोष की है। अरविंद घोष जी बोले थे कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। पहले स्वयं में वह बदलाव लाए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। यह कथन गांधी जी का है कि पहले स्वयं में वह बदलाव लाए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव कराता है और गाने लगता है। ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर के हैं। तो आपको इन सभी कथनों को याद रखना है, 2-3 बार सुनकर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। तो असम राज्य का जो है याद रखेंगे, इसका संबंध जो है काठी से है। बिहू असम से है, बोला है कि नहीं है, सॉरी किससे नहीं है, तो आपको बिहू है, चंगोली है और नट पूजा है। असम राज्य का काठी से नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। काठी एमपी का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि इस वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसारण कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैरी हैमंड्स ने प्रकाशित किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ष 1962 में हैरी हैमंड्स के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया गया था, और सर्वप्रथम हैरी हैमंड्स 1960 में प्लेट विवर्तनिक के लिए संदर्भ और विभिन्न आधार पर यह स्पष्ट किया था। हालांकि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो है याद रखेंगे अल्फ्रेड वेगनर का भी दिया हुआ है, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 4 शब्द दिए गए हैं। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है। हम जीके जीएस करा रहे हैं, तो चूँकि हम जीके जीएस ही बताएंगे, वैसे आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। देखिए ये आपका सवाल है, आप आसानी से इसको बनाइए और अपने स्कोर को देखिए कि कैसा आपका स्कोर रहता है। तो आप यहाँ से देखिए, ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं, ये सारे हल कर लीजिए। आप हल करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ हैं जो रीजनिंग का सवाल दिया गया है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है। देखिए ये सारे रीजनिंग के सवाल हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे, यहाँ दिया हुआ है ये। चलिए अब यहाँ से आपको बोला है कि भारतीय संविधान के, यहाँ से आपका जीके है, तो जीके शुरुआत होता है यहाँ से देख लीजिए। बोला है भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। मतलब किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में बोला है नीरो कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय,
कुड्डा कुरवा समुदाय या कापू समुदाय। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें सभी समुदाय को जो है दिया गया है अनुसूचित जाति का दर्जा। इनमें नीरा कुरवन है, कड्डू कुरुवा है, हट्टी है और कापू है। एक एक दो तीन नहीं, कापू को नहीं दिया गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 1, 2 और 3 को दिया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये एक सही है और ये सही है और ये सही है, ये कापू को नहीं दिया गया है। आगे बोला है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया था। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ देख लीजिए, वारेन हेस्टिंगस ने अवध में विलय कर लिया था। चूँकि अवध वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल उस समय नहीं था, लॉर्ड डलहौजी होगा, सॉरी लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल उस समय था। चूँकि अवध को जो है 1856 में मिलाया गया था, और 1856 में मिलाया गया था तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ही कार्यकाल में थे। तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी से आपको ध्यान रखना है, इसी के कार्यकाल में रेलवे चला था 1853 में। 1854 में आउट्रम सिलीमैन की अध्यक्षता में जो है कुशासन का आरोप लगा करके इसने 1856 में अवध को हड़प लिया था। 1857 का विद्रोह जो है, याद रखेंगे, इसी के नीतियों के कारण हुए थे। हालांकि 1857 में जो है लॉर्ड कैनिंग आ गया था। आगे है, अगला बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ILO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1919 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ILO का जो है मुख्यालय आपको ध्यान रखना है जेनेवा में है। वही WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, और विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। इस बातों को ध्यान रखना है। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो वेल्ड जो है आपको ध्यान रखना है, वेल्ड घास का मैदान जो है आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेबर कप संबंधित है। तो लेबर कप का जो संबंध है आपको ध्यान रखना है कि लेबर कप किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखिए कि लेबर कप का संबंध टेनिस से है, लेबर कप। और आपको और भी कई कप हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लॉन टेनिस, एक लॉन टेनिस होता है, एक टेनिस होता है। तो टेनिस का जो है लॉन टेनिस अलग है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ था। टेनिस विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होते हैं हर साल। याद रखिएगा, टेनिस का जो है ना ग्रैंड स्लैम जो होता है ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रांस सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर उसके बाद आपका फ्रेंच होता है, फिर उसका विंबलडन होता है, फिर उसके बाद अमेरिकन होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और डेविस जो है US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वही फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर और ग्रास पर खेला जाता है विंबलडन। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हार्पमैन कप, ये सब जो है ना महत्वपूर्ण टेनिस से संबंधित कप दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की निम्नलिखित विधियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का प्रयोग सबसे पहले बार किया गया था। तो सबसे पहली बार आपको ध्यान रखना है, ये जो है दूसरा पीढ़ी के में प्रयोग किया गया है। पहली पीढ़ी की बात कर ले तो फर्स्ट पीढ़ी में आपको ध्यान रखना है ट्यूब का प्रयोग हुआ है। दूसरा पीढ़ी में आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है। तीसरा पीढ़ी में IC का प्रयोग हुआ है। और चौथा पीढ़ी में आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम IA बोलते हैं, AI बोलते हैं, तो AI का जो प्रयोग हुआ है 5वीं पीढ़ी का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है कि एक तत्व जो प्रकृति में निहित मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वे तत्व कौन है।
तो ये तत्व आपको ध्यान रखना है प्लूटोनियम है, जो कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। यह रेडियो सक्रिय तत्व है। प्लूटोनियम का निर्माण सीबॉर्ग ने किया था, इस बातों को ध्यान रखना है। भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय नीति का निर्माण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे, यह जो उद्देश्य है ये आपको ध्यान रखना है कि 2022 का तक विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात 2 गुना करना, ये बात जो है उद्देश्य नहीं है। बाद बाकी आपका सभी उद्देश्य है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और गोप विनिर्माण सेक्टर का हिस्सा बढ़ाकर 25% करना है, रोजगार में वृद्धि करना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है, इसका उद्देश्य। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलोपोगास द्वीप पर जो है ना द्वीप का नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन है, जो गैलोपोगास द्वीप से संबंधित है। गैलोपोगास द्वीप जो है ना इक्वाडोर में स्थित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यह विश्व धरोहर जो है ना यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल संपूर्ण जीवधारी के 2 जगहों में बांटा था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बोला है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है ना स्कर्वी हो जाता है, बी की कमी से बेरी, दृष्टिहीनता ए की कमी से होता है, गलगंट आयोडीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग जो है आपको ध्यान रखना है, ये है डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। बाद बाकी ये सब विषाणु जनित रोग है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है मैथ का सवाल, साइंस का सवाल है। साइंस देखिए क्या है, बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जो है, ध्यान रखना है कि प्रतिरोध आपका है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। बैटरी में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षय ऊष्मा जो है कैसे निकालेंगे हम। तो ये अगर बात कर ले कि हम पहला प्रतिरोध की तो 2 ओम हो गया, दूसरा 4 ओम हो गया, तो सेल का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितने का है? तो वोल्टेज जो है 6 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको ध्यान रखना है कि R इजकल टू कितना हो गया, R1 इजकल टू R2 इजकल टू दिया हुआ है, और V इजकल टू दिया है, T इजकल टू दिया है। तो R1 तो आप इससे आप निकाल सकते हैं, सामान्य टोटल जोड़ करके R1 और R2 जोड़ करके निकाल देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। और हमको पता है कि हम पढ़े हैं ओम के नियम से V इजकल टू IR होता है, V इजकल टू IR। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए कि V इजकल टू IR होता है, तो जब I निकालेंगे तो I इजकल टू हो जाएगा I इजकल टू V/R। तो V/R इसका मतलब है 6/6, 6/6 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर आ गया। अब 4 बोला है कि 4 प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में निकली, तो 5 सेकेंड में बोला है कितना लगेगा। तो हमको चूँकि यहाँ ऊष्मा निकालना है, तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है, एक ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H इजकल टू I का स्क्वायर इंटू R इंटू T। बस इस फार्मूले से आप निकाल दीजिए। I कितना आया है, तो I आया है 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू T। क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध जो है ना 4 दिया है, तो यहाँ 4 लेंगे, और समय कितना है 5 का, तो 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से गुना कर लीजिए तो 20 जूल आंसर हो जाएगा। 20 जूल इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों को संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो सीमित करने वाला याद रखेंगे, उच्च स्तर पोषक स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, ये सीमित करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह जो लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है, यह 1981 में लागू हुआ था। 1987 में यह अधिनियम को संशोधित किया गया था। अधिनियम को संशोधित किया गया
जल प्रदूषण अगर पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ है 1974 में, वायु प्रदूषण 1981 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1972 में, वन अधिनियम पूछा जाए तो 1927 में। वन अधिनियम अलग है, वन संरक्षण अलग है और वन्य जीव संरक्षण अलग है, इस बातों को ध्यान रखना है। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे कि टॉक्सिन, अगर एंटी टॉक्सिन दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि टिटनेस को रोकने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, टिटनेस को एंटी टॉक्सिन दिए जाते हैं ताकि वो, टिटनेस एक ऐसा बीमारी है जिसे लॉक जॉक बीमारी भी कहते हैं और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला आगे जो है, आगे जीके जीएस जो आपको मिलेगा वो प्रश्न नंबर आपका है 121। चलिए हम 121 की ओर, जीएस की ओर चलते हैं। हालांकि ये प्रश्न है, आप देख लीजिए, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको हल कर पाएँ। हल करके आप देख लीजिएगा अपना स्कोर क्या रहता है। आगे यहाँ देखिए, ये देखिए, हम 121 से पढ़ते हैं, चूँकि 121 से साइंस का सवाल दिया गया। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है? तो कार्बन यौगिक के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये विद्युत के उत्तम चालक है तो नहीं, ये गलत है। ये विद्युत के अल्प चालक है तो ये सही है। अब यहाँ देखिए 2 नंबर कितने में दिया गया है, 1 नंबर कितने में दिया है, तो सही पूछा है तो सही तो ये हो नहीं सकता, 1 दे दिया, ये भी 1 दे दिया, गलत हो गया। अब ये दोनों में से ऑप्शन होंगे। अब देख लीजिए, अब किसको, 4 को देख लीजिए, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण नहीं होता है, ये सही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिए कि एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि इस विद्युत का चालक इसमें सभी है, लेकिन सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो आयनिक यौगिक के द्वारा जो प्रदर्शित नहीं किया जाता है वो ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता, ठोस अवस्था में नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जल में विलेयता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, गलित अवस्था में ये होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? तो पादपों से जो रक्षा करने वाला वर्णक है वो आपको ध्यान रखना है, फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन जो है ना, अल्ट्रावायलेट से क्षति से रोकता है, इस बातों को ध्यान रखना है। फाइकोसाइनिन क्लोरोफिल के लिए गौण वर्णक है। कैरोटीन एक नारंगी लाल वर्णक है। पर्णपाती जैंथोफिल जिसे रंग द्रव्य कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो असत्य कथन इसमें कौन है, अर्थात गलत कथन कौन है? तो इसमें असत्य कथन जो है ये वाला जो है, प्रेरित धारा किसी दिशा से किसी दिशा जाने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। तो प्रेरित धारा के लिए सही है, दक्षिण हस्त नियम सही है। धारावाहिक चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए आपको दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम जो है ये सही है। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा एवं में अंतर है। दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा उत्क्रमित होता है। तो ये भी सही है, सब सही है, बाकी डी गलत होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई को प्रतिबिंब रेखा देखा जा सकता है? मतलब पूरे प्रतिबिंब किस में देखा जा सकता है? तो याद रखेंगे, केवल उत्तल दर्पण में ही निश्चित लंबाई के, बोला है कि दूसरे ऊंचे भवन की पूरी लंबाई को प्रतिबिंब देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण में, क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नाभिकीय की खोज किसने किया था? नाभिक का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, हेनरी रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। और नाभिक में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर ले प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और पॉजिट्रॉन की खोज जो है ना एंडरसन ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली किया है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि देखिए प्रश्न नंबर 128 है। 128 बोला है कि मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करने वाला एमाइलेज है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। सूर्य पूर्व में निकलने का क्या कारण है? तो सूर्य को पूर्व में निकलने का कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 2022 के लिए CBCI पुरस्कार से संबंधित सूची। तो यहाँ देखिए ये CBCI से संबंधित पुरस्कार सूची में कौन मिलान सही या गलत है? तो याद रखेंगे इसका जो है ऋषभ पंत जो है 2022 में टेस्ट मैच श्रेष्ठ बल्लेबाज। ऋषभ पंत जो है ना 2022 में टेस्ट मैच के जो है श्रेष्ठ बल्लेबाज रहा है। तो ये सही है। उसके बाद बोला है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जो है 2022 में टेस्ट मैच के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहा है। ये भी सही है। सूर्य कुमार यादव जो है आपको याद रखना है T20 का सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा है। तो ये 4 हो जाएगा। श्रेयस अय्यर जो है एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर था। तो इस तरह से आप देख लीजिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। सी जो है ना सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम का प्रयोग जो है ना आपको बैटरी में किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है आपको ध्यान रखना है कि आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम दिए गए थे। प्लांक नियम पूछा जाएगा तो आर्किमिडीज। यूरेनियम का विखंडन पूछा जाएगा तो ओटोहन। अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा जाएगा तो हाइजेनबर्ग। और जड़त्व संकल्प पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है गैलीलियो। और तापीयनिक उत्सर्जन पूछा जाएगा तो एडिसन। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका बोला है कि आकाश का नीले रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो नीले रंग का होना आपको ध्यान रखना है कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन जो है आपको ध्यान रखना है ये आपका हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स में जो है ना व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन होता है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन के पौधे से प्राप्त होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न आपका ख़त्म है। इस तरह से आपको हम सभी प्रश्न दिखा दे रहे हैं। सभी प्रश्न आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा आपका रीजनिंग का सवाल। सब इजी है। यदि आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सारे प्रश्न हैं और इस तरह से आप हल करके अपना स्कोर को जांच लीजिए क्या रहता है। और जो भी प्रश्न आपको यदि डाउट लगता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 8709547715 पर संपर्क करके एनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए तो आशा करते हैं कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे आगे प्रसारित करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।